हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है दिलीप सिंह और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये तो कहना मतलब एक फॉर्मेलिटी है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। हम लोग बेटा बेटा मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए थे और उसका 3-4 लेक्चर हो गया था। उसके फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन ने किया, फिर तमाम तरीके के काम किए। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में चेक किए। फिर उसी उसी लेक्चर में हमने क्या किया कि 10 मिनट का जो वीडियो, 10-11 मिनट का वीडियो, उसमें हम लोग जितने अलजेब्रा के जो फॉर्मूले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व करने की या देखने की कोशिश किए थे। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि जो रियल में अपने को मेन फोकस करके पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोगों को तुम लोग हेडिंग डाल लो अपने बुक में। हम लोग फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसको करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है या इसका क्या करना है? तो देखो ध्यान से समझना। उससे पहले कुछ माहौल बनाते हैं, ठीक है? उससे पीछे क्या माहौल बनाते हैं ये ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे अगर जो एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन लगती है, दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन लगता है। जैसे ध्यान से सुनना। जैसे फर्स्ट में x+3 = 0। इसमें कितने अननोन है? एक। कौन सा है? x। एक इक्वेशन ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, x+3y = 4। इसमें कितने अननोन है? टू अननोन। अब दो अननोन है तो कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन। कितने? टू अननोन। वी रिक्वायर टू इक्वेशन। ठीक है सर, मजा तो आ रहा है, सही समझ में आया। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। मतलब बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं, एक अननोन है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक है? फिजिक्स में अपने को दिक्कत आएगी या कहीं भी कभी हो सकता है कि स्पीड पूछ दे और एक्सेलरेशन पूछ दे। तो स्पीड और एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन चाहिए। हो सकता है कभी कभी डिस्टेंस और टाइम पूछ दे, तो डिस्टेंस और टाइम के लिए अपने को क्या चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन वाला फंडा अपने को समझ में आना चाहिए। एक अननोन एक इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, थ्री अननोन थ्री इक्वेशन, वन अननोन वन इक्वेशन। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। टू अननोन टू इक्वेशन। अच्छा सर, ठीक है, सही बात है। थ्री अननोन थ्री इक्वेशन। जैसे इसमें करना होगा तो ये क्या, ये अगर जो मैं क्वेश्चन पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। वी कांट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड, बिकॉज इट हैव ओनली वन इक्वेशन। अच्छा सर, मजा तो आ रहा है, सही है, समझ में भी आ रहा है। अच्छा बेटा, अगर जो मान लो कि इसी तरह 3x+4y, और ये अगर जो इज इक्वल टू कितना है? 4, और अगर जो 2x+7y = 9, अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x और y। तो ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। अच्छा सर, समझ में तो आ रहा है। इसी तरह भैया एग्जांपल नंबर सेकेंड देखो, थर्ड, जो भी हो। जैसे मान लो 3x+4y+9, क्या ले लो? कुछ भी ले लो। 9z = 3, और यह आ जाएगा 4x+3y = 5। इसमें एक्स वाई जेड की इक्वेशन की वैल्यू बताओ। बता सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें कितनी अननोन है? एक, दो, तीन। इसमें कितने अननोन है? थ्री अननोन। तो इसलिए हम लोगों को थ्री इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। थ्री अननोन, हेंस वी रिक्वायर बेटा थ्री इक्वेशन। अच्छा सर, मजा तो आ गया, समझ में भी आ गया। तो एक बात हिंदी में थोड़ा लिख लोगे क्या? लिख लो। जितने, एकदम इंग्लिश का बाप नहीं बनना है,
हो सकता है इट मे बी हैपन दैट आई विल आल्सो रिटन डाउन इन योर दैट सेंटेंस इन इंग्लिश, बट वॉट एवर आई विल स्पीक, चाहे जो भी मैं हिंदी में लिखूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, जितने अननोन इक्वेशन होते हैं, जितने अननोन इक्वेशन होते हैं उतने वेरिएबल होने चाहिए, उतने वेरिएबल होने चाहिए। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे क्या? ऑफकोर्स दिखाऊंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। अच्छा, जैसे 3x+4y इज इक्वल टू 4, और एक है 7x, नहीं कितना है बेटा, 2x+7y इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, कितने मेथड? दो मेथड। एक मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड, और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एक और होता है, एक और थर्ड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कितने इक्वेशन है, मतलब कितने मेथड होते हैं? एक, दो, तीन। अब तीनों में से आपको जो अच्छा लगता होगा, जैसे अच्छा लगता होगा वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये वाला मेथड मैं जो अप्लाई करूंगा वो ये वाला मेथड ये यूज करूंगा। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको आ रहा है वो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड अच्छा होना चाहिए, या ये भी मेथड अच्छा है, कोई भी मेथड होता है। इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक इक्वेशन में से किसी वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में रख दो, तो होता है सब्स्टिट्यूशन। इलिमिनेशन में होता है कि एक टर्म को बराबर करो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और वो क्या करो, उसको हटा दो। नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, ये करके दिखाएं, करके दिखाएं। ठीक है, करके दिखा रहा हूं। इलिमिनेशन मेथड, देखो क्या करूंगा, मैं इसके और इसके कोफिशिएंट को इक्वल बना दे रहा हूं। ठीक है सर, बना दिए। अच्छा, इक्वल बना दूंगा तो इसमें क्या कर रहा, अच्छा एक बात बताओ, अब इक्वल बनाने के लिए दो तरीका है। इसमें इसमें देखो, ध्यान से समझना, फिर से आई रिपीट, पहले इसको और इसको कोफिशिएंट को क्या करो, इक्वल बनाओ। बना दिया सर। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे का जो कोफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके आगे का जो कोफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इक्वेशन मान लो मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकेंड, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अच्छा कर लीजिए सर, थोड़ा करके दिखाइए तो। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई टू, टू से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, देखो तो, ये हो जाएगा 3 2 6, 4 2 8, 4 2 8, तो हो जाएगा 6x+8y इज इक्वल टू 8। ठीक है सर, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करोगे, 3 से, तो 3 से मल्टी, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई विथ कितना, 3 इन इक्वेशन सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x+21y इज इक्वल टू 27। अब ये इक्वेशन मान लो थर्ड, और ये इक्वेशन मान लो फोर्थ। अब इसको लिख लो एक जगह बेटा, क्या करो, एक जगह लिख लो। मैं यही इसके नीचे लिख दे रहा, 6x+8y इज इक्वल टू 8, 6x+21y इज इक्वल टू 27। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और इसको काटने के लिए इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट।
तो अगर जो बेटा तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन नीचे वाले इक्वेशन का चेंज हो जाता है। लिखो अपने नोट में लिखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर जो मैं सब्ट्रैक्ट करूं बेटा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे चेंज होगा, ये ध्यान से सुनना तुम लोग। इसके आगे कौन सा है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो ये क्या है माइनस, और इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। आ रहा है कि नहीं समझ में? इसके आगे कौन सा साइन, जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे क्या रहता है प्लस, तो ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस। अब ये 6 से 6 कैंसल, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अब तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर यही y का इक्वेशन इसमें रख लेंगे, आ जाएगा। तो ये होता है सॉल्व करने का मेथड। ये मैं मोटा मोटा बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि इसी से कहीं x की वैल्यू निकाल के और इसमें रख दोगे, तो वो तो पका पकाया रहेगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर जो तुमको सेंस आता है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ और है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा सर, मजा तो आ रहा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना तुम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है बेटा एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन, ठीक है बेटा। जैसे अगर जो एग्जांपल में मैं पूछूं, जैसे एग्जांपल में अगर जो ये ले 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें डिग्री कितना होगा बताओ तुम लोग, डिग्री। तो x पे सबसे ज्यादा पावर कितना है 3, कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अच्छा ठीक है, अगर जो मान लो कि इसे लिखूं 3x² प्लस 5x के पावर 9 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें डिग्री कितना है, कितना, सबसे ज्यादा पावर कितना है 9, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 9। अच्छा सर समझ में तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पहले इसको लिख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं। मिटा रहा है ना, हाँ। ये बताओ, अभी तक तो हम लोग ये पढ़े थे कि एक अननोन होता है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो अननोन होता है तो दो, तीन होता है तो तीन, और चार अननोन होता है तो चार इक्वेशन चाहिए। ठीक है सर, इतना दूर तक तो साफ साफ समझ में आया। अब मैं एक बात बोलूंगा, अच्छा एक और बात, एक अननोन है तो एक ही वैल्यू आ रही थी, दो अननोन है तो दोनों का एक ही वैल्यू आ रहा था। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन होगा उसके दो वैल्यू आएंगे, कितने वैल्यू, दो। इसमें क्या होता है, वन अननोन हैव टू वैल्यू, कितना वैल्यू, टू। जैसे ध्यान से सुनना है, एग्जाम्पल में अगर जो मान लो कि ऐसे दे x² प्लस 3x प्लस 6x मान लो, 6 मान लो इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 5 मान लिया, तो क्या x² प्लस 5x प्लस 6, अब इसमें x की कितनी वैल्यू होगी, दो, x की कितनी वैल्यू होगी बेटा,
दो, एक्स हैव टू वैल्यू। अच्छा, और ध्यान से सुनना, जितने डिग्री होते हैं उतना वैल्यू होता है। जैसे अगर जो मैं पहले लिख दिया, जैसे ये लिख दूंगा एक्स क्यूब प्लस 4x+9 इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स एक्स है वह अननोन, तो इसमें कितने वैल्यू होंगे, कितने अननोन, तो कितना है एक्स, अननोन कितना है एक्स, लेकिन इसके कितने वैल्यू होंगे, या वैल्यू होंगे, ये होंगे 3, कितना 3, जितना डिग्री तितना वैल्यू, जितना बेटा डिग्री होगा उतना वैल्यू होगा। खैर अपना फोकस इस पे है तो इसलिए इसी को फोकस करेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक श्री धरा चार्य फॉर्मूला, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे फैक्टर मेथड। कौन सा बेटा, फैक्टर मेथड। अब देखो, अगर जो पका पकाया खाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर जो नॉर्मल, अगर जो अपने को कॉमन सेंस लगा के, मतलब थोड़ा सा दिमाग को उलझा के करना है तो फैक्टर मेथड यूज करेंगे। मेरे सजेशन से अगर जो मैं, अगर जो मुझसे पूछोगी कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं कौन सा यूज करता हूं, ये वाला, यूज बाय मी, ठीक है। लेकिन पढ़ाया क्या जाएगा, ये वाला, कौन सा, दोनों पढ़ा दूंगा, लेकिन ज्यादातर फोकस किसको करेंगे बेटा, इसको करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का ये तरीका। तो इसलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जैसे एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बाई श्रीधरा, श्री, you just check down the spelling, चार इक्वेशन, उनका क्या होता है, क्या फॉर्मूला है बेटा, उनका फॉर्मूला है, मान लो अगर जो अल्फा वैल्यू और अल्फा और बीटा रूट्स है, क्या है बेटा, रूट्स हैं, तो उसकी वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा where alpha और बीटा are the roots of equation। अच्छा सर, समझ में तो आ गया, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, रूट्स होता है, या मैं ये लिख सकता हूं, रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू, एक्स की। अच्छा, तो सर ये रूट की क्या कहानी है, थोड़ा रूट के बारे में समझाएंगे। देखो बेटा, रूट क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट्स का मतलब होता है बेटा, नोट में लिखना तुम लोग, वैल्यू ऑफ एक्स which satisfy the equation। अच्छा, ये क्या बात हुई सर, हम सेटिस्फाई का मतलब तो समझ ही नहीं पाए। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है बेटा कि LHS इक्वल टू क्या कर दे, RHS कर दे, क्या कर दे, LHS इक्वल टू क्या कर दे, RHS कर दे। मतलब कहने का मतलब ये बेटा, जैसे RHS में 0 है ना, तो x की वैल्यू यहां रखोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I repeat, you must have to take care about this. What is the meaning of root?
It is the value of x which are able to satisfy the equation. It means when we put the value of x, then we will find then whatever value of LHS is equal to RHS is equal to RHS. ठीक है बेटा, इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं? अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बी किसका होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2a। ये लिख लीजिए आप लोग। ये लिख लीजिए। अच्छा, अब अगर जो बेटा अल्फा की वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिख दूंगा? अल्फा की वैल्यू इसी का एक उठा लो, माइनस बी। थोड़ा सा मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूं। अल्फा की वैल्यू अगर जो लिखना होगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस बी सॉरी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अंतर क्या है? यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। प्लस है और माइनस है। ठीक है, अभी एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन इसको उतार दीजिए आप लोग। इसमें मिटाऊं मैं? मिटा रहा। अब देखिए आप लोग, ये देखिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो देखो, तुमको नहीं लग रहा है ये वाला टर्म कैंसल हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसल। और माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा? 2a। और 2 से 2 ये नीचे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। फिर से मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं। अगर जो इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये तो कैंसल हो जाएगा। और माइनस बी क्या हो जाएगा? -2b अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2b अपॉन 2a। मतलब रियल में हो जाएगा b -b अपॉन a। ठीक है बेटा, -b अपॉन a। मतलब रियल में हम लोग क्या याद कर लिए बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। बहुत अच्छे से तुम लोग कर लेना, ध्यान से करना। -b -2b और ये प्लस है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, मजा तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ये जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रियल में ये किसका बी क्या है? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, फिर अल्फा और बीटा क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो तुमको नहीं लग रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का वो फॉर्मूला है, तो रियल में ध्यान दोगे तो ये कट जाएगा। अल्फा और बीटा का थोड़ा करके दिखा दे रहा हूं। अल्फा बीटा का थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है दिक्कत आएगा, तो अल्फा और बीटा को मैं करके दिखा दे रहा हूं। अल्फा और बीटा देखो ध्यान से सुनना, ये अल्फा और बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इंटू प्लस -b प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो
ये रियल में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है क्या? बोल भाई, ये रियल में a माइनस बी का ये फॉर्मूला है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है ना बेटा? तो ये रियल में वही है। तो इसका क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अच्छा, कुछ मैं बात बता दूं, जैसे अगर जो ये रूट ए लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए के पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन प्लस हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4a, इससे ये कैंसल और a 4ac, हाँ 4ac, कहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ 2a का ये क्या हो जाएगा? 4a का होल स्क्वायर, 4 से 4a, a से ये कैंसल, मतलब c अपॉन a। एक बार आप लोग खुद से करिएगा, ट्राई करिएगा, अगर जो नहीं आएगा तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, मतलब रियल में इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला बेटा? क्या निकला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा। एक और आता है अल्फा माइनस बीटा, क्या होता है ये आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूं, वो करके दिखाइएगा। अल्फा माइनस बीटा मतलब इसको इसको माइनस करोगे तो क्या होगा? तो तुमको नहीं लग रहा माइनस का माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? कैंसर। तो रियल में क्या आ जाएगा? देखना, तुम लोग ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ai। कर लेना, मैं होमवर्क में ये प्रूफ होमवर्क में दे रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, मिटा रहा है। ठीक है, इसको मिटा रहा है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, मिटा रहा है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा और, अल्फा और बीटा का हम लोग क्या देखे थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, एक इक्वल टू क्या बोलेंगे? डी। क्या बोलेंगे? डी। और डी का मतलब होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है? अगर जो इसकी वैल्यू जीरो होगी, डी की वैल्यू जीरो होगी, अगर जो डी की वैल्यू जीरो होगी तो तुमको नहीं लग रहा है दोनों का रूट क्या होगा? सेम। पहले पहला केस, केस फर्स्ट, इफ डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, तो यहां पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो रूट्स अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। मतलब रियल में कंक्लूजन क्या है? रूट्स और इक्वल और रियल। रियल मतलब एग्जिस्ट करता है। अच्छा ठीक है सर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। डी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू अगर जो ग्रेटर देन जीरो होगा तो कितने रूट होंगे? दो। कितने रूट होंगे? दो। दो तो रूट इसमें भी होंगे लेकिन ये इक्वल होंगे, इसमें होगा रूट्स आर अनइक्वल। अच्छा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा,
थर्ड डी इज लेस देन जीरो। अगर जो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो क्या, ध्यान से सुनना, रूट में कभी वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। रूट में कभी वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। जैसे अगर जो मैंने ये लिखा -3 तो ये गलत है, -8 अगर जो लिखा तो ये गलत है। ये नोट में लिखना, थोड़ा तो बात को नोट में लिख लो, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट में लिखना। नोट इन रूट्स निगेटिव वैल्यू डज नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा सर ये क्या बात हुआ, इसमें भी तो निगेटिव है, इसमें भी तो निगेटिव है। वो निगेटिव नहीं, मतलब उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये रियल में रूट ए गलत, रूट सी गलत, रूट ए माइनस सी ये हो सकता है कि सही, मे बी राइट व्हेन a माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ए माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। खैर उतना झंझट वाली बात नहीं है, बस अपने को ये जानना है कि रूट में, ध्यान से लिख लो, हिंदी में लिखो, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है। हिंदी में लिख लो, लिख लिए बेटा, लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊं तो तुम लोग यही कहो कि सर ये क्या बात हुई, तो ये नहीं, लिख लो, नोट में लिखो, रूट्स के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, रूट्स के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये सब तो खैर करने की जरूरत नहीं है, ये सब पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्लास 10th में पढ़ाया गया है, तो ऑफकोर्स तुम लोग को आता होगा। लेकिन अपने को बस ये ध्यान में रखना है, रूट्स के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। मिटा रहा। अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा। अब अच्छा, एक और मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसको मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन करके सिखाऊंगा, उसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना इतना बात है। तो पहला, ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें 2 डिग्री होता है। कितनी डिग्री? 2। और उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 2। अच्छा सर ठीक है, मैं सब कुछ समझ भी गया, सब कुछ आ भी गया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है नहीं होता है। सर इसका फिजिक्स में कैसे रूल यूज होगा? तो फिजिक्स में ध्यान से सुनना, ध्यान से, जैसे यूज इन फिजिक्स, जैसे बेटा ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि ये एक टावर है, और यहां पे कोई खड़ी है, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल है, सुंदर सी लड़की है, थोड़ा बाल वाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा हाथ भी हो जाए। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर जो मैं एक बॉल को ऐसे देखूंगा, ऐसे करूंगा, मान लो कि ये बॉल यहां से ऐसे गया, बॉल ऊपर गया और जाके ऐसे ऊपर आया, अब अगर जो मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक बात बताओ, एच हाइट पे लड़की बॉल को कितना बार देखेगी, तो 2 बार देखेगी।
एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए। रिपीट फिर से, अगर जो कोई पूछेगा कि बताओ एच हाइट पे जब बॉल है तो कितना टाइम बीता, तो कितना, दो बार, एक बार बॉल को जाते हुए देखेगी और एक बार बॉल को आते हुए देखेगी। सेम हाइट पे क्या होगा, सेम हाइट पे सेम हाइट पे सेम हाइट पे लड़की दो वैल्यू देखेगी, एक बार बॉल को जाते हुए और एक बार बॉल को आते हुए, तो इसका मतलब टाइम कितना हुआ, दो। इसी तरह फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी आएंगी जिसको डील करना रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, गर्ल विल सी द बॉल टू टाइम्स, hence value of time is 2, मतलब दो, T1 T2 T1 T2। तो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो ये छोटा सा मैंने यूज बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज होगा, इसी तरह तमाम तरीके का यूज होगा, ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डाल लो और एग्जाम्पल नंबर में सेकंड डाल रहा हूं। जैसे मान लो कि ये एक पत्थर है, एक बॉल है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। बॉल है, बॉल ऐसे 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 जा रहा है, ये क्या है बेटा, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है। अब मैं पूछूं कि अगर जो 3 मीटर हाइट है, 3 मीटर हाइट पे बॉल कहां पे है, कि मतलब रियल में एक इसको क्या बोलते हैं बेटा, तुम लोग को ग्राफ पढ़ाते समय बता इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो मैं बोलूंगा कि रियल में अगर जो बॉल एच हाइट पे कहां पे है, तो इसके एक्स की कितनी वैल्यू, ये क्या है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक्स की कितनी वैल्यू, एक ये वैल्यू होगी और एक ये, मान लो ये एक्स इक्वल टू 3 हुआ और ये रियल में एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कितना है, एट एच इक्वल टू 3 मीटर, बॉल हैव बॉल हैव टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 9। तो फिजिक्स में ऐसे कई ढेर सारे फिनोमेना आएंगे जिसमें हम लोग किसी भी अननोन का दो दो आंसर होगा। एक लड़की वाला बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो किसी बॉल को मान लो ऐसे मैं उछाल रहा हूं, ऐसे अगर जो मैंने ये बोल दिया कि ये इतने हाइट पे कितना है, तो एक बार यहाँ पे था और एक बार यहाँ से, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि यहाँ से खड़ा होकर मैं ऐसे फेंका, तो मैं बोलूंगा कि अगर जो 3 मीटर हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे है, 3 मीटर हाइट पे है, तो यक्स उस समय कितना बॉल चला है, तो 3 मीटर भी चला है और 9 मीटर भी चला है। लड़की का भी वही कहानी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, यूज होता है। अब कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, तब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश कर लेंगे। इसको मैं मिटा रहा। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ वीडियो, यू जस्ट टेल मी, स्पीक लाउडली। 38, ओके, स्टॉप द वीडियो। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करो और कर डालो, वीडियो को पॉज करो और कर डालो। वीडियो को पॉज करो और कर डालो, ठीक है। मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और आपको वीडियो को कर डाले, अब मैं करने जा रहा हूं। देख बेटा, ध्यान से समझना, तुम लोगों को लेक्चर के पहले मैं बताया कि इफ देयर विल बी एनी स्फेरिकल बॉडी देन वी कैन एज्यूम दैट होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब ये पूरे स्फीयर का अगर जो मास, मान लो कि इसको मैंने मान लिया ए बी सी, तो पूरा का पूरा ए का मास कहां होगा, इस पे। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मास ये एम है, ये रियल में एम है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a।
और ये इनके ये बीच का डिस्टेंस कितना है, ये m है, और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है 2a, ये 2a। तो ये रियल में तुमको नहीं लग रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसका रियल में किसी किसी मान लो मैं किसी पे निकालिए, इस पे निकालिए, तो ये वाला फोर्स ऐसे निकालेगा, ये वाला फोर्स ऐसे निकालेगा, ये एफ दोनों का डिस्टेंस सेम है तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट कितना होगा बेटा, ये एफ नेट रियल में ऐसे होगा क्या, ये रियल में ऐसे है और ये ऐसे है, ये एफ और इनके बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना बनेगा 60 डिग्री। मैं नहीं करने जा रहा, मैं कंपोनेंट मेथड नहीं करने चाह रहा हूं, मैं एफ नेट डायरेक्ट लिखूंगा बेटा √3f, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी एम एम अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब √3 इंटू जी एम एम अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो रियल में कितना आएगा √3/4 जी एम का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए इसमें ध्यान से। पिछले फिर से आई रिपीट, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये समझाने की कोशिश किया था कि उनके बीच का सेंटर, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा, उनके बीच का सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ना कि उनके बीच का डिस्टेंस। वी ऑलवेज टेक द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर, उनके बीच का डिस्टेंस अगर जो उस स्फीयर में, इनके बीच का डिस्टेंस अगर जो लूंगा तो कितना 0। आई रिपीट, इसके और इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, नोट में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो क्या हो जाएगा 0, बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए एंड बी कितना है 2a। ये ध्यान है, ये सेपरेशन, ये होता है सेंटर का। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अब एक क्वेश्चन लिखिए जो हमें किसमें आया है, जेई मेन 2014। मैं आपको लोगों से वादा किया था कि मेरा ज्यादातर क्वेश्चन जो होगा वो मेंस में ही होगा, तो हम लोग मेंस और नीट के क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग उसी ट्रैक पे पहुंच रहे हैं। लिखिए आप लोग क्वेश्चन, two particles two particles of equal mass are moving in a circular path of radius r, are moving in a circular path of radius r under the mutual gravitational force, under the mutual gravitational force, then the speed of the particle, then the speed of each particle, then the speed of each particle। क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनना। जैसे एक मान लो कि ये कोई सेंटर है और इससे ये रियल में कोई एक सर्कुलर पाथ में दो पार्टिकल घूम रहे हैं। ये कब है, जेई मेंस 2014। एक ये पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है, तो ये पार्टिकल, और मैं मान लिया, मैं कहीं मान सकता हूं, ये मान सकता हूं, ठीक है। मैं ये, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना तुम लोग, आई रिपीट, ये मास को मैंने यहाँ एकदम जस्ट सामने क्यों माना है, यहाँ क्यों नहीं माना, यहाँ क्यों नहीं माना, क्योंकि बेटा जब यहाँ पे होगा तो रियल में वो लोग, वो रियल में और वो सर्कुलर पाथ में घूम ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने अपोजिट अपोजिट माना। ठीक है, ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके मैं आंसर लिख दूं। आंसर कुछ कुछ अजीब सा आ रहा है, आप लोग ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए, वेलोसिटी बताना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को सफिशिएंट टाइम का टाइम लीजिए और कर डालें, ठीक है। मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को कर डालें, अब मैं करता हूं। अच्छा एक बात बताओ यार, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना, एफ एल जी एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा, ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा लगा। अच्छा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1/4 GM का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इनफैक्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प टू मूव पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे क्या होगा, इन दिस केस gravitational force act as a centripetal force which help to move particle in a circular पाथ। बेटा अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट अगर जो आपको मालूम नहीं है तो आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं या रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए बस बता रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव करने में हेल्प करता है। आई रिपीट, इट इज ए फोर्स विच हेल्प टू मूव अ पार्टिकल इन अ सर्कल में हेल्प करने के लिए सेंट्रीपिटल। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर में कहीं नहीं होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग काम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, बताओ तुम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर जो एक स्ट्रिंग है और उसमें धागा बांध के ऐसे घुमा देंगे तो वो रियल में होगा, तो उसमें कौन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। उसमें स्ट्रिंग का क्या, जो स्प्रिंग का टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम किया, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, where m is the mass of that particle, v is the velocity of particle, r is the radius of circular path। तो यही fc इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, gf के बराबर होगा। तो मैं रख दूंगा, बस आ जाएगा, अपना क्वेश्चन हो गया है। mv²/r इज इक्वल टू कितना, 1/4 gm होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल, एक एम से एक एम में कैंसल, तो रियल में v² इक्वल टू हो जाएगा 1/4 gm/r। ठीक है बेटा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √1/4 gm/r², या रियल में 1/2 √gm/r²। आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर हो गया, पता नहीं नीचे बोर्ड दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दूंगा 1/2 √gm/r²।